अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का प्रतीक चिन्ह बन गया है बुलडोज़र। ये बुलडोज़र बहुत बार माफियाओं पर भी चल रहा है और कई बार मजलूमों पर भी चल रहा है, जिसको लेकर अब कई बार विवाद खड़े हुए हैं। तो उस पर सरकार को एक स्पष्टीकरण भी जारी करना पड़ा है कि गरीबों पर, मजलूमों पर, सामान्य लोगों पर बुलडोज़र न चलाए जाएं। लेकिन ये बुलडोज़र चलाने के पीछे मकसद क्या है, और ये बुलडोज़र विकास का प्रतीक है या फिर विध्वंस का प्रतीक है? इस बुलडोज़र के जरिए क्या सरकार अपनी बाहुबली की इमेज दिखाना चाहती है, या फिर ये बुलडोज़र वाकई में सिर्फ अपराधियों के खिलाफ चल रहा है? और इस बुलडोज़र का राजनीतिक महत्व क्या है? आज इन सभी विषयों को हम डिबेट में चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, जैसा कि चुनाव में भी आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोज़र एक राजनीतिक विषय और राजनीतिक परिचर्चा का केंद्र बिंदु बन गया था। ये बुलडोज़र अब भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकार जो कार्यकाल है उसका एक प्रतीक चेहरे के तौर पर उभरी है, जिसमें बुलडोज़र को विकास का प्रतीक बताया जाता है और माफियाओं के खिलाफ विध्वंस का। लेकिन उत्तर प्रदेश के अधिकारी इन सब के बीच अपने व्यक्तिगत खुन्नस भी इसी बुलडोज़र के जरिए निकाल लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि माफियाओं की जगह मजलूमों के खिलाफ बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, उनकी दुकानें गिराई जा रही हैं, उनके भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है और उनके निर्माणों को गिराया जा रहा है। सरकार ने उस पर एक स्पष्टीकरण भी जारी किया और कहा कि बुलडोज़र उन्हीं के खिलाफ चले जो पेशेवर अपराधी और माफिया हों। लेकिन इस बुलडोज़र का यूपी की राजनीति में महत्व क्या है? बुलडोज़र की एंट्री हुई कहाँ से, और बुलडोज़र को राजनीति में विकास का प्रतीक क्यों और किस मकसद से बनाया गया, और क्या वाकई में इसका सियासी फ़ायदा बीजेपी को मिला, या फिर विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाकर बीजेपी को पूरी थाली परोस दी? इस बुलडोज़र की जो कहानी है वो पिछले 3 साल पहले शुरू हुई थी, जब माफियाओं के घरों को, उनके प्रतिष्ठानों को, उनके व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स को सरकार ने एक एक करके गिराना शुरू किया। ये कार्रवाई जब माफियाओं के खिलाफ हुई तो जनता में इसे बहुत अप्रिशिएट किया गया, इसको बड़ा लोकप्रिय बताया गया। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि अधिकारी इन्हीं सब के बीच अपनी व्यक्तिगत खुन्नस या तो फिर घूसखोरी और या तो फिर अपने काम न बनने की वजह से इस बुलडोज़र का रुख गरीबों, मजलूमों, सामान्य नागरिकों की तरफ भी मोड़ देते हैं और उनका बहुत नुकसान कर देते हैं। तो कई बार ये बुलडोज़र विवाद का भी बड़ा प्रतीक बना। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बुलडोज़र ने बीजेपी को बहुत फ़ायदा दिलाया। बीजेपी जब भी बुलडोज़र का नाम लेती थी, विपक्ष उस पर कठोर प्रतिक्रिया देता था और बुलडोज़र पूरे चुनाव में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था। यह बुलडोज़र इसीलिए दूसरे कार्यकाल में भी उतनी ही रफ्तार से और तेज़ी से चल रहा है। अब अफसरों में सरकार को खुश करने के लिए हर जिले में होड़ मच गई है कि कौन अफसर कितना ज़्यादा बुलडोज़र घुमाएगा। अब ये अलग बात है कि इसमें न्यायिक प्रक्रिया का पालन होता है, नहीं होता है, सारी प्रक्रियाएं कानूनी रूप से पूर्ण की जाती हैं, नहीं की जाती हैं, वो एक अलग विषय है, वो एक कानूनी पहलू है। लेकिन अफसर वर्तमान सरकार को खुश करने के लिए कई अधिकारियों ने तो गरीबों पर बुलडोज़र चला दिया, मजलूमों पर चला दिया, सामान्य पटरी दुकानदारों पर बुलडोज़र चला दिया। उन लोगों पर के घर उजाड़ दिए गए जिनके पास ज़्यादा कुछ खाने पीने को था नहीं, या जिनके पास बहुत छोटे से जगह रहने के लिए है। लिहाजा सरकार को इस मसले पर सफाई भी देनी पड़ी। तो यह नया बुलडोज़र का फरमान ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को, उत्तर प्रदेश के कामकाज के अफसरों के तरीके को और सरकार के कामकाज के तरीके में क्या बदलाव लाया है, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से हैं, रिटायर्ड डीजीपी ए.के. जैन साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और फार्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम आर.एम. श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। तो भाई संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, और पहला मेरा प्रश्न है आपके लिए, आपने बुलडोज़र के लेकर कोई पॉलिसी बनाई है क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं, पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जहां जनता निर्णय करती हो और लोकतंत्र चुनाव में एक विषय रहा हो,
तो ये जनता का निर्णय इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि जनता में उस बुलडोजर को लेकर एक सकारात्मक भाव है। सरकार के काम पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और ऐसा वैसा विश्वास नहीं व्यक्त किया है, ऐतिहासिक विश्वास है। जनादेश का चरम है कि 3/4 बहुमत है। तो मुझे लगता है कि सरकार के कामकाज के तरीके में, जिसमें बुलडोजर से अपराधियों का दमन भी शामिल था, जनता ने इस पे खुशी जाहिर की है। और जिसे आप स्पष्टीकरण कर रहे हैं, मैं उसे एक निर्देश की तरह देख रहा हूं। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जिन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया हो या अदालत का आदेश हो, इस प्रकार काम करने को बुलडोजर के लिए सहजता दिखाई है। लेकिन अधिकारियों को भी निर्देश है कि वो नवनिर्माण के लिए लगे, अच्छे कामों के लिए अच्छी तरह से लगे। मुझे लगता है कि स्थिति एकदम साफ है। उत्तर प्रदेश की ये सरकार जिस प्रकार से जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहती है और अपराधी, माफिया और इस प्रकार के लोगों के दमन के लिए भी प्रतिबद्ध है, ये नीति जनता के विश्वास का प्रतीक है। और इसी तो आप एक के काम भाव क्यों के नहीं साथ करते ये हैं, निर्देश एक जारी बुलडोजर पॉलिसी बना लीजिए और उसमें डूज एंड डोंट क्लियर हो, एक क्लियर कट स्पेसिफिकेशन कर दीजिए। तो जो अपराधी होंगे, पेशेवर माफिया होंगे, उनके गिरेंगे, गरीबों के क्यों गिरे? एक पॉलिसी बनाइए, बुलडोजर पॉलिसी। नहीं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये हम तय करेंगे ना। इसीलिए हमने ये निर्देश जारी किया है कि अधिकारियों को क्या नहीं करना है और किस दिशा में वो सकारात्मक भाव के साथ काम करें। तो मुझे लगता है कि इस पहले चरण में इसको एक निर्देश की तरह देखना चाहिए, इसको किसी फरमान की तरह देखने की ज़रूरत नहीं है। इसे सकारात्मक दिशा के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है इसे देखना चाहिए और जनता ने इसको स्वीकृति प्रदान की है, इसे समझना चाहिए। और लोकतंत्र में जो आवाज़े खलक को नक्कारे खुदा नहीं समझता है, वो इसका परिणाम और दुष्परिणाम दोनों भोगता है। तो आप ये बताइए कि इसकी पॉलिसी बनाने में क्या कठिनाई है? बना दीजिए एक पॉलिसी। नहीं भाई जो करना है या जो नहीं करना है वो आपके निर्देश के हिसाब से मेरा नहीं कोई होगा निर्देश ना। नहीं है, मेरा तो सुझाव है अपने एक पॉलिसी बने। नहीं आपका सुझाव है तो सुझाव जहां तक होगा वहां पहुंचेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कोई वाकया आया होगा तो सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं, उसी के हिसाब से इस पर काम होगा। ऑलराइट, मेजर आशीष चतुर्वेदी ही समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। चतुर्वेदी जी, शुक्रिया आपका। बुलडोजर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो माफियाओं के भी गिर रहे हैं, पेशेवर अपराधियों के भी संपत्तियां गिराई जा रही हैं, तो कुछ गरीबों की भी चपेट में आ जा रही हैं। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, इसमें अगर हम देखें तो जहाँ तक कार्रवाई अगर पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होती है तो स्वागत है उसका, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। पर जो कार्रवाई हो वो निष्पक्षता से हो, उसमें कहीं भी कोई किसी किस्म का जातीय, धार्मिक या राजनीतिक दल का भेदभाव ना हो, तो उस कार्रवाई का हर एक कोई स्वागत करेगा। और जहाँ कहीं जो कार्रवाई हो रही है अगर वह कहीं चिन्हित करके की जाएगी तो वो गलत होगा। तो प्रयास ये होना चाहिए, जैसा आपने कहा, मैंने डिबेट के प्रारंभिक चरण में और संजय चौधरी से भी मैंने चर्चा की, क्यों न एक उत्तर प्रदेश बुलडोजर पॉलिसी 2022 लेकर आते हैं। हाँ, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल होना है तो कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा कि कुछ अधिकारी होंगे जो मुख्यमंत्री या सत्ता को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं इसका जो है दुरुपयोग करेंगे, तो उन पे अंकुश कैसे लगाया जाएगा? अच्छा, बुलडोजर को आपकी पार्टी ने भी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया। उस पे बीजेपी जब जब बुलडोजर बोलती थी, आपका सिस्टम भी उसी हिसाब से बुलडोजर के खिलाफ स्टेटमेंट देता था। क्या आपको लगता नहीं कि बुलडोजर को ज्यादा मुद्दा बनाना आपकी पार्टी को नुकसान कर गया, चतुर्वेदी जी? कहीं ना कहीं मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी, शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे को आमंत्रित करता हूँ इस डिबेट में। भाई उमाशंकर जी, बुलडोजर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए थे कि पेशेवर माफिया अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलने चाहिए, चल भी रहे हैं।
लेकिन कुछ गरीब गुरबा भी उसकी चपेट में आ रहे हैं। तो मुझे लगा क्यों ना आज इस पर एक बहस की जाए कि इसको लेकर एक पॉलिसी बना दी जाए। आपका क्या मत है और क्या सुझाव है? देखिए ब्रजेश जी, दो अधिकारी भी बैठे हैं, पूर्व के अधिकारी और रहे हैं। देखिए, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रह चुके हैं और एक डीजीपी रह चुके हैं, और मैं इसी तस्दीक के लिए बुलाया उनको कि क्या गिर सकता है और क्या नहीं गिर सकता। हाँ, तो आप पूछिएगा, इन लोगों को पता है कि जो अवैध निर्माण रहे हैं उनको जमींदोज करने का कानून भारत के संविधान में, भारत के कानून में, आईपीसी में पहले से ही है, और गिराए जाते रहे हैं, ढाए जाते रहे हैं। ये कोई नया कानून लेके नहीं आए। लेकिन एक जो अभी संजय चौधरी जी ने कहा कि हम तय करेंगे कि हमको क्या करना है, तो फिर संविधान की शपथ क्यों दिलाया? संविधान को किनारे कर संजय की ये देते बात चुभ गई आपको? और फिर आप तय करते। आपने 17 में जब सरकार बनाया था तो आपने कहा ठोक देंगे, तो फिर वो यादव, वो तिवारी, कमलेश तिवारी, विवेक तिवारी, तमाम पंडित जी को ठोक दिया गया, गुर्जर को ठोक दिया गया, राजभर को ठोक दिया गया, यादवों को ठोक दिया गया, आपकी दुबे जी टीस को गई नहीं ठोक पांडे दिया जी, गया। चुनाव हो गया लेकिन आपकी फिर- टीस नहीं खत्म हुई। नहीं, टीस, सच बोलना टीस नहीं होता ब्रजेश जी, ये ठोक देने की नीति आए। हाँ, कुछ लोग बच गए थे, वो सुल्तानपुर वाले, इनके जो विधायक थे लंबुआ वाले, उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी कि ये लोग बच गए हैं, इनको भी ठोक दो। अच्छा, ये जो बुलडोजर जो है ब्रजेश जी, अब ये ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में ये जो इकाना स्टेडियम है, जो गंगा का, गोमती का किनारे वाला जगह है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में तमाम बड़े बड़े माफिया बैठे हैं। वहाँ कब जाएगा आपका बुलडोजर? एक और बड़े वाले नवाब साहब थे ब्रजेश जी, याद करिए, वो भाजपा में चले गए, उनके यहाँ बुलडोजर कब जाएगा? बुक्कल नवाब नाम था उनका। अब वो संजय चौधरी जी बेहतर जानते होंगे। एक सांसद भी हैं थाईलैंड वाले, नाम नहीं लूंगा मैं, बड़े फेमस हुए थे कोरोना काल में, उनके भी तमाम अवैध निर्माण हैं। बुलडोजर कब जाएगा संजय चौधरी जी? ये जो आप सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं और वकीलों को, कोर्ट को, कानून को घर में बिठा देना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। जैन साहब बैठे हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि फर्जी एनकाउंटर के मामले में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है। पर सरकार का कहना है कि बुलडोजर के जरिए वो अपराधियों और माफियाओं पर नियंत्रण कसने, शिकंजा कसने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर कानून क्या करेगा? क्या एनकाउंटर को लेकर आरोप नहीं लगते हैं? क्या एनकाउंटर के आप क्या चाहते हो कि बुलडोजर गैराज में चला जाए? मैं संजय चौधरी जी से पूछ रहा हूं, क्या कोर्ट बंद कर दिए जाने चाहिए? वकीलों को घर बिठा दिया जाना चाहिए? क्या कानून को अपना काम नहीं करने दिया जाना चाहिए संजय चौधरी जी? तो फिर संजय जी, मैं टाइम दूंगा, प्लीज आपके पास बहुमत है, आप कह रहे हैं 3/4 आपका गणित ज्यादा अच्छा होगा, और आप कह रहे हैं कि जनता ने हमें मैंडेट दिया अच्छा, है। एक सेकंड रुक जाओ, संजय कुछ कहना चाहते हैं। मैं जोड़ दूं, एक बात कह दूं, संजय अच्छा, चौधरी जी complete इसका कर भी दो। जवाब दे दीजिएगा। दरअसल 42% संजय जी, एक सेकंड, दरअसल उमाशंकर जी को दर्द, हाँ बोलिए, आप बोलिए, संजय जी बोलिए। 42% पांडे जी वोट रुक आपको जाइए। मिले हैं पांडे जी संजय रुक जाइए। चौधरी जी, और पांडे जी रुक 52% जाइए। वोट आपके खिलाफ पड़े हैं। ओके, नोटेड। तो ये वो 52% वालों और का डिबेट क्या को मत थोड़ा था, आगे ये भी बढ़ाने दो बता ना, दीजिएगा। डिबेट को इस तरह मत करो। हाँ, संजय जी बोलिए आप। दरअसल मुझे लगता है कि उमाशंकर जी को दर्द इस बात का है कि जिसके विरोध में सबसे ज्यादा बुलडोजर चला, वो इन्हीं की राजकुमारी के निर्देश पर इन्हीं के शासित राज्य में शरण ले रहा था, और जब वो उत्तर प्रदेश आया तो बुलडोजर के माध्यम से उसके साम्राज्य को क्रश किया गया। जो अपराधी को संरक्षण देकर अपने राज्य में जेल में रखने का कारनामा करते हैं, अपराधियों को बचाते हैं, ऐसे लोग ही हैं जो बुलडोजर के खिलाफ तर्क गढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे अपराधियों को, जिनका उत्तर प्रदेश की सरकार ने वास्तव में दमन किया था, उन्हीं के खिलाफ बुलडोजर चला था। इसीलिए ये कांग्रेस को बहुत ज्यादा दर्द है, क्योंकि माफियाओं के सरगना के सबसे बड़े सरताज को जी। इन्हीं की सरकार ने, इन्हीं थैंक के यू राज्य संजय जी, में शुक्रिया लंबे आपका। समय तक शरण नो, दी। पांडे जी प्लीज वेट। मैं- नेक्स्ट, नहीं, नेक्स्ट। केवल 2 सेकंड, वो राजकुमारी का नाम मैं चैनल पे बता दूं, उस राजकुमारी का नाम है अलका प्रिया। राय,
जो मुख्तार अंसारी को जिन्होंने अरे ऐसा ये आप लोग दिया आपस था, में मत और उलझो, आपको रुक जाओ। मजबूरी अलका राय में ने उनको जेल भेजना पड़ा प्रियंका था। जी के लिए वो पत्र आपकी लिखा था भारतीय मेरे जनता भाई। पार्टी की नेत्री प्रियंका थी। गांधी के लिए अलका पत्र लिखा था। राय, एक सेकंड तभी रुक ये जाओ। हाल हो गया है। एम्बुलेंस उन्होंने ही आपका दिलाया हाल हो था। गया रुक जाइए ना। और उनको जेल थैंक यू, जाना पड़ा था। शुक्रिया, आप दोनों का भारतीय धन्यवाद। जनता पार्टी धन्यवाद। की राजकुमारी मैं अलका ए के जैन राय साहब को को आमंत्रित जेल करता हूं। जाना पड़ा धन्यवाद था। तभी पांडे जी, कांग्रेस का शुक्रिया। ये हाल हो गया है ओके भाई। संजय जी, थैंक यू। ए के जैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। जैन साहब, धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरे 3 प्रश्न हैं आपसे। पहला ये कि बुलडोजर चलाए जाने का सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी संदेश क्या है? देखिए, यूपी में जहां माफिया काफी हावी रहे, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी उनको मिलता रहा, पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से पुलिस को इस बात के निर्देश नहीं थे कि क्रिमिनल्स को, माफियाज को क्रश किया जाए। ये एक अच्छा कार्य है योगी जी की गवर्नमेंट ने जो किया है, जो बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं भी पब्लिक में उठता बैठता हूँ, उसका एक अच्छा संदेश प्रदेश में और देश के अन्य राज्यों में भी गया है। ये आवश्यकता थी समय की कि जो बड़े माफिया हैं, जो बिल्कुल अपना मनमानी करने पे उतारू थे, जिन्होंने नजूल की संपत्तियों पे, जिन्होंने सरकारी भूमि पर बिना नक्शे पास कराए कंस्ट्रक्शंस बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी, ज़मीनों पे लोगों के कब्जा कर लिया, सरकारी भूमि पे कब्जा कर लिया, इन सब की ऐसी प्रॉपर्टीज़ इंगित हुई, चिन्हित की गई और उनके ऊपर कार्रवाई हुई। और मुझे लगता है इसी तक सीमित रखना चाहिए अधिकारियों को अपने को, कि जिसमें कोर्ट के ऑर्डर्स हो, एडवर्स ऑर्डर्स हो, उसमें आप कार्रवाई करें। इसको पब्लिक वेलकम करेगी। पर अगर आप ठेले घुमचे वालों के खिलाफ इसको करेंगे तो इससे आप प्रदेश सरकार की बदनामी करेंगे। और इसी वजह से मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर स्पष्टीकरण निर्गत किया है कि गरीबों पे नहीं चलेगा। जो उत्पीड़न करने वाले हैं, जो माफिया हैं, कुख्यात अपराधी हैं जी, उन पर चलेगा। वो अगर ऐसा होगा। जैन साहब, जब उसको ऐसी पब्लिक- कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होती है, उनके प्रतिष्ठान, उनके घर, मकान, दुकान गिराए जाते हैं, इसका संदेश क्या जाता है? संदेश अच्छा जाता है। संदेश अच्छा जाता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि पब्लिक उनसे त्रस्त रहती है। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो कि त्रस्त होते हैं पर मारे डर के बोलते नहीं हैं। उनका भी हौसला खुलता है और वो भी खुलकर आते हैं सामने और शिकायत करते हैं कि हमारी ज़मीन पर भी कब्जा कर रखा है। पर ये देखिए, नियम से चलना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर एक्शन की जांच भी हो सकती है, कोर्ट्स भी हैं और उसका कॉग्निजेंस लिया जा सकता है कि भाई ये आपने इसमें कैसे बुलडोज़र चलाया। उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है जहां पर आपने बिल्कुल अवैध रूप से कब्जे कर रखे हैं, आपको नोटिस मिले हुए हैं, कोर्ट ने डिसाइड कर रखे हैं केसेस आपके खिलाफ, उनमें डिमोलिशन होना चाहिए। लेकिन जब पेशेवर अपराधियों के खिलाफ ये सब चीज़ें होती हैं तो उनका मनोबल टूटता है या फिर वो इसको सामान्य तरह से लेते हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है? नहीं, बिल्कुल मनोबल टूटता है। जो उनके साथ छोट भैये जुड़ने लगते हैं। मैंने देखा है ईस्टर्न यूपी में माफियाओं के साथ हजारों की भीड़ चलने लगी थी। तो इन सब पे अंकुश लगा है। इनको एक जो हैलो बना दिया गया था इनके चारों तरफ, इसमें इनको एक आइकॉन का स्टेटस दे दिया गया था, वो नष्ट हुआ है। मेरी बात होती है, मैं इलाहाबाद का पढ़ा हुआ हूँ, मेरी बात हो रही थी अभी, जो अतीक के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, इलाहाबाद के लोग उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वेलकम करते हैं। और वो कहते हैं शाम को सिविल लाइंस में पहले सन्नाटा हो जाता था शाम तक, अब रात को 9-9, 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक लोग घूम रहे हैं वहाँ पे। तो ये सब कार्रवाइयाँ लोग पसंद करते हैं। ये उन लोगों की मैं बात बता रहा हूँ जो कि पॉलिटिकल नहीं है, जो कि सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, समाज में जिनकी अच्छी हैसियत है, वो ये बता रहे हैं। ऑलराइट, मैं RM श्रीवास्तव साहब को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार में फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रह चुके हैं। बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद श्रीवास्तव जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बुलडोजर किसी के भी प्रतिष्ठान, दुकान, मकान कहीं भी चलाने का या ध्वस्तीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का अपना नियम कानून क्या है, IPC CRPC क्या कहती है
और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कैसे की जाती है? 2 मिनट का वक्त लूँगा। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जेसीबी को मैं सफाई का उपकरण समझता था, कूड़ा उठाने के लिए या निर्माण सामग्री इधर से उधर ले जाने के लिए, लेकिन उसका चुनाव के दौरान बुलडोज़र के रूप में परिवर्तन हो गया। उसको देख के मैं आश्चर्यचकित हुआ। ये जो बुलडोज़र से ध्वस्तीकरण हो रहे हैं, इसके 2 पहलू हैं। पहला, एक उनके निर्माण या कब्जे ध्वस्त हो रहे हैं जिन्होंने जो LDA, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी या जो निर्माण के लिए जो अनुमोदन देती हैं, या जो कि सरकारी ज़मीनें थी उस पर जबरन कब्जा कर लिया। और दूसरा, जो कि अपराध के लिए किसी को गिरफ्तार किया जाना हो तो उसके खिलाफ बुलडोज़र का इस्तेमाल। जहां तक पहले बात है कि साहब किसी ने अवैध कब्जा कर लिया या अवैध निर्माण कर लिया, तो मुझे आश्चर्य होता है कि जिस समय अवैध निर्माण हो रहा था या जिस समय अवैध कब्जा हो रहा था, तो सरकारी अमला क्या कर रहा था, जिनका काम था देखने का कि अवैध निर्माण न हो या अवैध कब्जा न हो। अभी बात कही गई कि जनता ने बहुत पसंद किया। कई सारे निर्माण कार्य, कई सारे कब्जे तो सब 2017 के बाद हुए। तो तब वो सरकारी अमला क्या कर रहा था? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो ऐसा किसी भी समाचार पत्र में मैंने नहीं पढ़ा। यानी कि आपने एक तरफ तो जनता में वाहवाही लूटने के लिए सब कुछ ध्वस्त कर दिया, और दूसरी तरफ जिनके खिलाफ, जिनके संरक्षण में कार्रवाई हुई, जिन सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के संरक्षण में कार्रवाई हुई, उन्होंने एक रिपोर्ट तक देना भी मुनासिब नहीं समझा। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जहां तक आपराधिक तौर पर गिरफ्तारी के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल करने की बात है, तो वो हमारे बड़े पुराने मित्र, हम लोगों ने साथ में ही पढ़ाई करी थी, जैन साहब ने। मेरी जानकारी में ऐसा कोई कानून नहीं है जहां पे किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नष्ट करने के लिए कानून इजाजत देता हो। कुर्की के लिए तो है, धाराएं हैं सीआरपीसी में कि कुर्की की जाएगी संपत्ति की, और गैंगस्टर एक्ट में यह भी है कि संपत्ति जब्त की जाएगी। संपत्ति नष्ट करने का कोई प्राविधान किसी कानून में हो, ये मेरी जानकारी में किसी क्रिमिनल लॉ में है नहीं। अगली बात जो यह कहना चाहूंगा कि ये पेशेवर माफिया कौन है, पेशेवर अपराधी कौन है, इसका कोई नियम नहीं है। केवल वो जो गैंग्स हैं, डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, जैन साहब पुराने मित्रों में से हैं, बताएंगे कि वो केवल उन्हीं गैंग्स की ही पंजीकरण की बात होती है। पेशेवर माफिया कौन है, ये तो समय समय पर इसकी परिभाषा बदलती रहती है। आज हमारे जो अपराधी हैं वो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो विपक्ष के अपराधी हैं वो सब माफिया हैं। ये परिभाषाएं बदलती रहती, तो इसलिए निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। इसमें कोई कानून ऐसा है नहीं आपराधिक उसके लिए। इसीलिए आप देखें कि अब वो एनकाउंटर में डेथ नहीं हो रही है, पाँवों में गोली लग रही है, सबके पाँव में गोली लग रही है। ये क्या करिश्मा है? थोड़ा अगली इस पर बात भी ये रोशनी कहना डालें चाहूंगा आप। कि अगर किसी जी इस पर भी थोड़ी रोशनी डालें कि ये क्या वो करिश्मा है कि अगर पैर में ही वो गोली वैसे लगती मार है। देंगे तो सब जांच होगी। अच्छा, और इसमें पाँव में गोली लगी है तो कोई बात नहीं, मैसेज चला जाता है, और उससे होता यह है कि साहब ये NHRC आड़े नहीं आएगी, SHRC आड़े नहीं आएगी। अगली बात जो कहना चाहूंगा कि अगर किसी प्राइवेट आदमी को अपनी जमीन पे कब्जा प्राप्त करना हो या उसको कब्जा दिलाया जाना हो, तो सारा सरकारी तंत्र निष्क्रिय पड़ा रहता, केवल नोटिस पर नोटिस देते रहते हैं कब्जेदारों को, भैया खाली कर दो, भैया खाली कर दो। उनकी संपत्ति ना तो नीलाम होती है ना नष्ट होती है। वो जो एक बैंकिंग अधिनियम है, सारफेसी एक्ट, जिसमें वो बैंक वालों को जितने नादेहंद वो जो होते हैं, सब गुंडा माफिया वाले ही होते हैं, सब नादेहंद किस्म के ऋणी होते हैं, तो सारफेसी एक्ट में डीएम साहब को कब्जा दिलाना होता है तो सालों, किसी बैंक वाले से पूछिए,
सालों मुकदमे पड़े रहते हैं, डीएम साहब के यहाँ से आदेश नहीं पारित होता कब्जा दिलाए जाने। तो आपकी और बातों DM का साहब ने सर आदेश एक भी पारित कर दिया, सारांश ये तो है तो कि पुलिस वाले पकड़ में नहीं कानून आएंगे, सम्मत कार्रवाई या नहीं फिर हो रही नोटिस है। पर नोटिस दी जाएगी। नहीं हो रही है वो इस तरह से केवल जैसे हो रही है। अब उसके बारे में कुछ ना कहना मैं शेषकर समझता हूं। जी। वो बुलडोजर बिना सोचे समझे एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया जाना ओके, उचित नहीं है। जैन साहब, एक, आपकी क्या और भी धारणा है जो ये श्रीवास्तव आईना जी ने दिखाता जो है न्यायिक व्यवस्था तर्क को, और तथ्य प्रस्तुत किए जैन ये साहब, एक आईना उसको लेकर दिखाता है आप न्यायिक व्यवस्था क्या को। महसूस न्यायिक करते व्यवस्था हैं इतनी और लचर आप हो उनके चुकी है। विचारों से कितना सहमत हैं? देखिए, हम लोग सहपाठी रहे आप हैं, कह रहे हैं, मेरे मुझे कह बड़े रहे हैं। पुराने मित्र हैं आरएमएस, मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ। पर इतना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं पुलिस विभाग में रहा हूँ, वो आईएएस में रहे हैं, कि क्रिमिनल्स के खिलाफ मैं समझता हूँ साम दाम दंड भेद की पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए। जो कुख्यात अपराधी हैं, जिनका जिलों में आतंक है, जैसे विकास दुबे टाइप में, इनके खिलाफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, अन्यथा इनको जगह जगह से संरक्षण मिल जाता है। हाँ, रही बात इसकी कि एक फियर साइकोसिस क्रिएट करने के लिए मैंने पेपरों में कई जगह पढ़ा कि रेपिस्ट के घर पर बुलडोजर पहुंच गया कि शाम तक सरेंडर कर जाएं, पकड़ जाएं, वरना ये बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से इसका मकसद ये नहीं होगा कि वो बुलडोजर चला ही देंगे सही में, और अगर उससे अपराधी डर कर सरेंडर कर रहे हैं या थानों पे जा जाके तख्ती लगा के पहुंच रहे हैं, तो इसमें कोई, मैं इसको गलत नहीं मानता हूं। पर ये जो किसी आप व्यक्ति के घर बिना कानूनी प्रक्रिया को लागू किए हुए उसको आपने ध्वस्त कर दिया, उसकी अर्जित संपत्ति को, इसका कोई अधिकार नहीं है और इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे जो ये एक इसका अच्छा संदेश जा रहा है वो एक गलत संदेश में परिवर्तित हो जाए। ऑलराइट सर, थैंक यू सर। बीरेन जी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस डिबेट में। बीरेन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बुलडोजर इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया, और ये सरकार का जो ये दूसरा कार्यकाल है उसमें ये प्रतीक चिन्ह कैसे बन गया? देखिए, बुलडोजर जो काम कर रहा है, इसकी आवश्यकता बहुत सालों से महसूस की जा रही थी, कोई सरकार करती नहीं थी। जब भी इस देश में कोई बड़ा कार्यक्रम शुरू हुआ, बड़ा कानून बना, तो उसके तमाम सारे कुछ ऐसे पहलू रह जाते हैं जो काला पक्ष हो या जहां पर कुछ अन्याय लोगों के साथ हो जाता है। लेकिन बृहद स्तर पर उसके पीछे जो सोच होती है वो एक बहुत बड़े समुदाय को, जनमानस को लाभ देने की होती है। बुलडोजर अगर नहीं चलता तो अवैध निर्माण कैसे रोके जाएंगे? अपराधियों का जो बोलबाला है, अगर कोई मर्डर कर देता है दिन दहाड़े और समाज में दहशत फैलती है, तो उस अपराधी के मनोबल को, उस दहशत को ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए बुलडोजर अगर चल रहा है तो वो जनता में कानून के इकबाल को बुलंद करता है। अब बात आती है कि ये बिल्डर लोगों की गाढ़ी कमाई लूट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि शहरीकरण आम आदमी की ऐसी ज़रूरत बनती जा रही है कि गांव से लोग पलायन करके शहर में आते हैं, अपना परिवार होता है तो उनको आवास की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में वो कहीं से भी लोन लेकर वो मकान एक बनाने की, फ्लैट बनाने की कोशिश करते हैं। इसका फ़ायदा बिल्डर उठाते हैं। लोगों के तमाम ऐसे प्रकरण है जिनमें उनके ऊपर लोन है और बिल्डिंग अवैध है, बिल्डिंग टूट गई, बिल्डिंग टूट रही है, लोगों ने जीवन भर की गाढ़ी कमाई खो दी और बिल्डरों ने उनके साथ धोखा किया। तो ऐसे लोगों को सज़ा कब मिलेगी? उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करके जब पूरा देश मोमबत्ती शाम को जलाता है उसके खिलाफ, तो ऐसे में लोगों के दिल में क्या भावना होती है कि आज कार्रवाई बुलडोजर जैसी होनी चाहिए थी। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर चला रही है तो दो चार झुग्गी झोपड़ी भले उसके चपेट में आए हों, लेकिन अधिकतर मामले सही जा रहे हैं। और इस कार्रवाई को कानून के दृष्टिकोण से अलग अलग देख रहे होंगे लोग,
लेकिन ये मामला नोटबंदी की तरह जुड़ा हुआ है, जिसमें ये माना गया कि मोदी ने नोटबंदी करके धन्ना सेठों के बड़े लोगों की कमर तोड़ दी, गरीब आदमी आम आदमी बड़ा खुश हुआ। ये बुलडोजर से भी ऐसे ही कुछ रिएक्शन आ रहे हैं जी। इस देश में सब खेल परसेप्शन का है, राय का है, जनता की राय क्या बन रही है। आप देखिए कि जितना अवैध निर्माण है वो थाना पुलिस और प्राधिकरण के इंजीनियर का बिना पैसा दिए नहीं बन सकता, ये दोनों लेते हैं। जिस इलाके में बन रहा वहाँ थानेदार और प्राधिकरण का इंजीनियर ये लेगा और बिल्डिंग बनती रहेगी और बिल्डिंग बिक जाएगी, बिल्डर बेच के भाग जाएगा, फिर चाहे उसका अवैध मानो चाहे वैध। आप खुद जब निकलिए सड़क पर सैकड़ों हजारों बिल्डिंगें आपको अवैध मिलेंगी, वो कब गिरेंगी कैसे गिरेंगी वो सरकार को तय करना है। क्योंकि सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि शहरी क्षेत्रों में आवासों की मांग को वो पूरा कर सके, इसी का फायदा बिल्डर उठाते हैं। लेकिन बिना भेदभाव के बुलडोजर चले इसका पक्षधर हर आदमी है। और इसका आप एक वानगी ये देख सकते हैं कि अगर सड़कों के बीच में आने वाली मस्जिदें तोड़ी गई तो कई मंदिर भी गिराए गए हैं इसी बुलडोजर के द्वारा। तो ये जो काम हो रहा है ये जनमानस की भलाई के लिए हो रहा है, इसीलिए लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में एक कमी है, अफसरशाही जो होती है, अगर आप कहोगे एक हाथ चलो तो ये 7 हाथ चल देंगे, तो ये समस्या बढ़ी रही है। अच्छा, 6 एक्स्ट्रा चल देते हैं। हाँ, ये मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए, सरकार में नंबर बढ़ाने के लिए तमाम लोगों को रौंदने लगते हैं। तो उसमें जब अन्याय होता है तो उसी वजह से आज ये फरमान जारी हुआ कि झुग्गी झोपड़ी गरीबों के निर्माण न तोड़े जाएं। भाई, करोड़पतियों पे करम और गरीबों पे सितम, ये ना हो। बाकी जो कर रहे हो करो। आप देखिए कि यूपी के बुलडोजर बाबा की तरह अब एमपी में बुलडोजर मामा चल रहा है। वहाँ भी एक मामला आ गया बुलडोजर का। सरकार ने कहा कि वो बुलडोजर तक ही नहीं, अब डायनामाइट भी आएगा। नहीं, मुझे याद है मैंने जब चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री का इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे कहा कि लोग आपको बाबा बुलडोजर कह रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगता? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अच्छा लगता है और मुझे ये स्वीकार है। भाई, जब योगी मुख्यमंत्री के तौर पर ये कहते हैं कि अपराधी और भ्रष्टाचारी जिस भाषा में समझेंगे हम उस भाषा में समझाएंगे, तो ये बात तो साफ हो चली है कि वो भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ हैं। और सरकार में जितना बड़ा प्रदेश है, ये अधिकारी भेदभाव कर ले जाएं, शायद सरकार की मंशा ना हो भेदभाव की। जिस व्यक्ति के एक हाथ में माला एक हाथ में भाला की चर्चा होती हो, वहां एक पर राजनीतिक प्रश्न ये है वीरेन जी कि उत्तर प्रदेश का जो अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ उसमें बुलडोजर कितना बड़ा मुद्दा बना और ये बीजेपी की जीत में कितना सहायक हुआ? देखिए, बुलडोजर वैसे मुद्दा बना जैसे हिंदू और मुसलमान मुद्दा था। चुनाव से पहले बुलडोजर अतीक अहमद मुख्तार अंसारी पर चला और ये माना गया कि ये माफिया एक समुदाय से जुड़े हैं और इनके अत्याचार पर योगी ने बुलडोजर चला दिया। और हिंदू और मुस्लिम जो बीजेपी की एक, आज से नहीं माना जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व की पक्षधर है और वो उनके लिए काम करती रही है, राम मंदिर आंदोलन को वो हमेशा लेकर चलती रही। तो ये दोनों फैक्टर उसी तरह से जुड़े हैं, हिंदू मुस्लिम और अतीक अहमद और आपके मुख्तार अंसारी। देखिए, कुल मिलाकर ये है कि सरकार जिस कार्रवाई को कर रही है उसको करने में कुछ गलतियां हो सकती हैं, उनमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन इस कार्रवाई को नाजायज भी नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि जब फोड़ा नासूर बन गया, लाखों लोग प्रदेश में मकान के नाम पे लूट ले जा रहे हैं, रेरा कुछ कर नहीं पा रही है, रेरा एक दंतविहीन संस्था है और पंजीकरण कराकर रेरा में बिल्डर लोगों की गाढ़ी कमाई लूट ले रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहा है। अगर सरकार रोक रही, गिरा रही है तो इसका स्वागत होना चाहिए।
बस एक ही चीज है कि भाजपा में हो तो पवित्र और विपक्ष में हो तो बुलडोजर। बस इतना ही, खाली थोड़ा से अंतर रस बचा है जरा से, जी वीरेंद्र जी। ज्यादा नहीं है जी लेकिन चलिए, बाबा का मामला है, इतना तो आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है हम पर बेवफाई का, और चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने आज के परिचर्चा को लेकर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि गरीबों के घर पर बुलडोजर नहीं चलाने के आदेश से क्या संदेश देने की कोशिश की गई है। तो देवी लिखती हैं कि गरीबों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाने के आदेश से गरीब जनता बहुत खुश होगी। तो अंशुल कुमार लिखते हैं कि वंचितों के हितों की रक्षा और अपराध मुक्त राज्य के लिए पूरी तरह से स्वागत है। सुरेश त्रिवेदी लिखते हैं कि अगर गरीबों के द्वारा कोई अतिक्रमण किया गया है तो उन्हें मोहलत या फिर कोई दूसरा विकल्प देना चाहिए। मैं संजय चौधरी को आमंत्रित करता हूं परिचर्चा में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि जो अभी मसला उठाया आर.एम. श्रीवास्तव जी ने, इन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी अवैध निर्माण में सम्मिलित थे उन्होंने संरक्षण दिया और बड़े पैमाने पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस करवाए। आप जब बुलडोजर चलाते हैं किसी बिल्डिंग पर तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो कौन से अधिकारी थे जिन्होंने संरक्षण देकर उस इमारत को बनने दिया। देखिए, प्रशासन, आज की बहस में दो प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं और प्रशासन में ये दो धाराएं हैं। श्रीवास्तव जी की धारा यथास्थितिवादी है। जैसे नियम है कि कोई पिता अपने छोटे बच्चे को तमाचा मार दे तो नियम ये भी है कि उसके खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है। श्रीवास्तव जी की एक अवधारणा है, जैन साहब की एक अवधारणा है। मुझे याद है कि जैन साहब लखनऊ में तैनात थे और एक अल्पसंख्यक वर्ग के गेस्ट हाउस पर उत्तर प्रदेश के एक नामचीन माफिया ने गेट बनाकर कब्जा कर लिया था और जैन साहब वहां पहुंचे थे। कोई उसके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखा रहा था। जैन साहब ने अपने रसूख से वहां पर नियंत्रण हटवा दिया था। तो ये दो धाराएं हैं प्रशासन में, समस्या का समाधान करना और यथास्थिति के आधार पर नियमों कानूनों की चर्चा करना और उसको यथास्थिति बनाए रखना। तो मुझे लगता है कि जो मंशा शासन और प्रशासन की है वो वास्तव में समाधान देना है और ऐसे लोग जो अपने भय से, रसूख से लोगों के ऊपर आतंक के आधार पर कब्जा करते हैं, उन्हें न्याय दिलाना है, उन्हें सुरक्षा देना है और उनकी समस्या का समाधान देना है। तो मुझे लगता है कि समस्या का समाधान देना, नियमों कानून को कभी शिथिल करने की जरूरत हो तो भी उसे करना, लेकिन अंततोगत्वा संविधान का या शासन का, प्रशासन का मूल मंत्र क्या है? समानता है। किसी पर अपराध के कारण कोई दब ना जाए, कोई वंचित और ऐसा न हो जाए। वास्तव में सभी के लिए काम करना, सभी को उचित अवसर दिलाना, समानता, यही मूलभूत अधिकार है। आपके जवाब में वो तो प्रश्न का जवाब अनुत्तरित रह गया कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी जो अवैध निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित रहे हैं। देखिए, जब अवैध निर्माण ऐसे गिरेंगे तो इसको संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर भी दबाव पड़ेगा और ऐसे अवैध निर्माण अगर बने रहेंगे तो ऐसे को संरक्षण देने वाले अधिकारी भी मोटिवेट होंगे। सबसे बड़ी बात है कि अच्छे काम करने वाले की पीठ थपथपाई जाए, बुरे काम करने वाले को हतोत्साहित किया जाए। उत्तर प्रदेश में ये एक शुरुआत हुई है और ये शुरुआत अच्छे निर्णय तक पहुंचेगी। मुझे लगता है कि ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी जो इस प्रकार के अवैध निर्माण को संरक्षण देते हैं, अगर उनके संरक्षित किए गए बिल्डिंग्स, उनके मल्टीप्लेक्स अगर गिरेंगे तो निश्चित रूप से इनके ऊपर भी दबाव बनेगा और ऐसा काम करने के लिए वे हतोत्साहित होंगे। मेजर आशीष चतुर्वेदी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपकी पार्टी को यह एहसास था कि बुलडोजर एक बड़ा चुनावी मुद्दा होता जा रहा है और बीजेपी इसको लेकर आगे बढ़ रही है, ठीक से खेल रही है, समय रहते आपने इसका काउंटर क्यों तैयार नहीं किया? देखिए, निश्चित रूप से ब्रजेश जी कहीं ना कहीं कमियां रह गई
जो मूलभूत मुद्दे थे, जो महंगाई के, हद से ज़्यादा महंगाई के, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है पहले से भले ही कम हुआ, लेकिन अनुपात में समाजवादी पार्टी के काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो कहीं ना कुछ कमियां ज़रूर रह गई। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, मैं इस उम्मीद में था कि वो ये कहेंगे कि हाँ, जिन अधिकारियों ने संरक्षण दिया है केवल उनको हतोत्साहित नहीं करना है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। कार्रवाई ज़रूरी है, उनका मनोबल नहीं गिराना है आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। ये दोहरे मापदंड कैसे हो सकते हैं कि एक जो बिल्डर है उसका तो मकान गिरा दिया जाए, लेकिन जिस अधिकारी ने वो मकान बनवाया है या बनने दिया है या पुलिस वालों ने बनने दिया है उनका सिर्फ मोराल डाउन किया जाए। ये कैसा कानून है, ये कैसी व्यवस्था है ये? तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि चिन्हित करके कुछ विशेष लोगों पर कार्रवाई हो रही है? ये हो भी सकती है, दिख भी रही है, कहीं भी दिख भी रही है। मैं यही चाहता हूं कि सब पे हो। वो अगर समाजवादी पार्टी का कोई नेता है या कार्यकर्ता है, उसने गलत किया है, आप करिए उसके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का है तो उसके खिलाफ भी तो कार्रवाई करिए। उस पे आप क्यों हिचकिचाते हैं? भाई, उमाशंकर पांडे जी, जो तर्क और तथ्य संजय चौधरी ने प्रस्तुत किए आपके मित्र ने, आप उसको लेकर क्या धारणा रखते हैं? देखिए ब्रजेश जी, बहुत स्पष्ट है और ये एक बहुत गंभीर विषय है। अफसरों पर लेकिन नहीं कुछ बोल रहे हैं। नहीं, राजतंत्र के बाद हम लोकतंत्र पर आए हैं और लोकतंत्र से फिर हम राजतंत्र पे जाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक बात कैसे, थोड़ा परिभाषित करिए। हाँ, परिभाषित ऐसे कर रहा हूँ जैसे योगी जी ने 17 में कहा ठोक दो, तो नतीजा क्या हुआ कि पुलिस ने विवेक तिवारी को ही ठोक दिया। उन्होंने कहा एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, तो क्या होने लगा कि पुलिस वाले चौराहे चौराहे पर वो भाई बहन जा रहे हैं उन्हीं को पकड़ के प्रताड़ित करने लगे। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, क्या कोई इस बात को डिनाई कर सकता है? मानवाधिकार के सबसे ज्यादा उल्लंघन उत्तर प्रदेश में है, क्या ये जैन साहब इससे डिनाई कर सकते हैं? ये बातें क्यों हो रही हैं? कानून का राज जब चलता है तो कल्याण सिंह जी की तरह केवल हनक ही काफी होती है। और ऐसी कार्रवाइयां तो मायावती जी ने भी राजा भैया के खिलाफ किया था मुख्यमंत्री काल में। तो ये जो राजतंत्र की तरफ जाने की कवायद हो रही है, इसके तमाम खतरनाक साइड इफेक्ट भी हैं कि अरुण वाल्मीकि जैसे किसी गरीब को थाने में पीट पीट कर मार दिया जाएगा और सुबोध सिंह जैसे किसी पुलिस के ईमानदार अधिकारी को आप कैसी बात कर रहे हैं? इन दोनों जनपदों में बुलंदशहर और आगरा, आपको परिणाम पता है? आगरा की सब सीट बीजेपी जीती, बुलंदशहर की सब सीट बीजेपी जीती। आप जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। आप अरुण वाल्मीकि का मुद्दा कितना उठा लें, वाल्मीकि समाज ने बीजेपी को वोट दिया है। बिल्कुल। क्या रावण का राज लंबे समय तक नहीं चला? धरती, आकाश, पाताल, जनादेश के विपरीत इस तरह किसी को रावण कहना ये थोड़ा अनुचित है। उदाहरण मैं बदल देता हूं, नाम बदल देता हूं। मेरा वो कहना नहीं है, वैसे मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि बुलडोजर भी चला पाए, लेकिन मेरा वो मंतव्य नहीं था। मैं उदाहरण दे के कह रहा था कि चलिए रावण हटा देते हैं, कोई दूसरा राजा ले लेते हैं, कि वो ऐसे सब करते रहे हैं। उनके शासन का भी एक कार्यकाल चला है ब्रजेश जी, लेकिन अंत में उनका शासन जमींदोज हुआ है। इतिहास भी उदाहरण है, हमारे तमाम आध्यात्मिक किताबें। आपको आपत्ति क्या है कि मतलब बुलडोजर चले लेकिन कानून से चले, ये चाहते हो आप? मेरा कहना है अगर बुलडोजर चलाना है तो सबके ऊपर चला दो। वो लम्हुआ वाले पंडित जी ने एक लिस्ट निकाल दी, इनकी पार्टी के एमएलए थे, सब पर क्यों चलवाओगे? सुन लीजिए, ये कौन सी बात? नहीं तो भाई देखिए, दो आंख नहीं, हमारा तो यही ऑब्जेक्शन है। एक पॉलिसी बना दीजिए और एक तरफ से सब पर चला दीजिए। फिर वो जो इनके विधायक थे उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी थी, उनका टिकट इन्होंने काट दिया। एक तरफ तो ये रवैया है। असल में ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, प्रॉब्लम यहां है, ऑब्जेक्शन यहां है। कानून का राज कायम हो, ओके, वो हम सब चाहते हैं। मैं AK जैन साहब को आमंत्रित करता हूं। जैन साहब, आप मुझे बताइए कि ये बात तो हम लोग समझ गए कि अगर बुलडोजर चलाना है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी है, तो एक नियत कानूनी प्रक्रिया, एक न्यायिक प्रक्रिया जिसका अनुपालन करते हुए आप उस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। लेकिन एक तथ्य यह भी है
कि इन सब प्रक्रियाओं में वक्त भी बहुत लगता है और अपराधी मन बढ़ हो जाते हैं और सरकार को लगता है कि उसे एक सख्त संदेश देना है। तो मकसद राजनीतिक है या फिर न्यायिक और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है? देखिए ब्रजेश जी, आप भी इसी प्रदेश के हैं, मैं भी यहीं पे पैदा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश में अधिकांश लोगों ने यह मान लिया था कि कानून को ठेंगा दिखाकर हम कुछ भी कर सकते हैं। जब वो सत्ता में रहे, जब वो प्रभावशाली रहे, तो सैकड़ों अवैध निर्माण बिना स्वीकृति के किए। आपने अभी गोरखपुर के इंस्पेक्टर का देखा होगा, उन्होंने चिन्हट में मकान बना डाला 3 मंजिला बिना किसी स्वीकृति के, वो भी ढाया गया, जो कि पुलिस कस्टडी की डेथ में जेल में है। तो पब्लिक ने इसको, जिसने पढ़ा होगा उसने अवश्य ही इसको बहुत वेलकम किया होगा और एक पुलिसकर्मियों को भी स्पष्ट संदेश गया है कि अगर आप इस प्रकार की कोई अनुचित हरकतें करेंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, इस टाइप की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। ऐसे बहुत से अतिक्रमण हैं, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि चाहे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हों, चाहे कोई भी हो, जिन्होंने कि अवैध कब्जे कराए हैं, अवैध कब्जों का सुपरविजन किया है, वो भी दंडित होने चाहिए। जब तक दंडित नहीं होंगे, ये आगे के लिए प्रक्रिया रुकेगी नहीं। पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो मैं भी पढ़ता रहता हूँ, जो अच्छी हैं, पब्लिक के हित में है, उनको पब्लिक वेलकम कर रही है। और जहाँ पर गलत होगा उसका विरोध भी होना चाहिए और होगा भी। वो लोग करेंगे उसको, फिर कोई खामोश नहीं बैठेगा, डेमोक्रेसी है। तो इसलिए अधिकारियों को बहुत सोच समझ के, मुख्यमंत्री जी के इस आदेश का बहुत सोच समझ के पालन करना चाहिए, जिससे कि सरकार की छवि कतई भी धूमिल ना हो। आप सिर्फ सरकारी ऐसे कार्यों में प्रयोग करें, उसकी बहुत गुंजाइश है। जो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, जैसे आप कठौता पे मर्डर हुआ था, आपको भी पता होगा, जो उसमें बड़े बड़े दबंग थे आजमगढ़ में बंद, उन सब की संपत्तियों को ढा दिया गया, बिल्कुल अवैध थी सब। बहुत अच्छा संदेश गया। एक संदेश ये गया, चाहे विकास दुबे प्रकरण हो, चाहे ये कई घटनाएं जो बड़ी बड़ी हुई हैं प्रदेश में हाल में, कि जो अपराधी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और ये संदेश अगर नीचे तक चला जाए तो इसका बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा क्राइम सिचुएशन के ऊपर प्रदेश की, और इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा कि अगर आपने छेड़छाड़ की, अगर आपने कोई बड़ी घटना कारित की, तो आप चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, आप बख्शे नहीं जाएंगे। इसके ये अगर मैसेज चला जाए, अपराधों में स्वतः कमी आ जाएगी। ओके, RM श्रीवास्तव साहब, आप मुझे बताइए कि क्या कानून में, CRPC में या क्रिमिनल किसी भी सेक्शन में इस तरह के प्रावधान हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे, या फिर आपको लगता है एक ऑफिसर के तौर पर आप ये मानते हैं कि अगर सरकार को ध्वस्तीकरण की कोई कार्रवाई करनी है तो उसको एक अलग से कानून बनाना चाहिए या कोई पॉलिसी बना देनी चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कहा गया कि मैं यथास्थिति रखने का, हाँ, ये प्रश्न रह गया था। यस करेक्ट, वो हूँ, वोटरी हूँ जी, समर्थन नहीं, ये मैं करता ही नहीं हूँ। मैं इसमें यह हूँ कि कानून का राज है, कानून के दायरे में सारी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जनता ने एक किसी राजनीतिक दल को ये दिया है, समर्थन दिया है, और कानून नाकाफी हो रहा है, तो वो पार्टी को, उस दल को, कानून को बदल देना चाहिए। कानून को इतना कठोर बना दो कि उसमें फिर कोई तोड़ने का साहस न कर सके। लेकिन अनुभव ये रहा है कि साहब कानून इतने कठोर है नहीं। अगर कठोर कानून है भी तो उनका अनुपालन ये भ्रष्ट अधिकारी नहीं करने देते। मनोबल टूटने से काम नहीं होता। वो तो अपना हिस्सा लेके चले गए, रिटायर हो गए, मजे ले रहे हैं, ठीक है, वो उनका क्या मनोबल टूटेगा। ये तो जो आज के अधिकारी हैं वो अपना हिस्सा लें या ना लें, उससे क्या फर्क पड़ता है। जिनको हिस्सा लेना था लेके चले गए। अगर सरकार को चाहिए कि इस तरह की कठोर कार्रवाई का स्वागत हो रहा है तो पूरे कानून को बदल दे। वो बताया गया कि ढा दिए गए संपत्ति, कोई क्रिमिनल कानून ऐसा नहीं है जहां पे अपराधियों की संपत्ति को ढहाने का प्राविधान हो।
ऐसा कोई कानून नहीं, ये सब जितनी कार्रवाइयां हैं सब गैर कानूनी है। अगर ये लोग कोर्ट जब तक पहुंच ये जाए तो चल क्या रहा कोर्ट है, से तब उनको तक चल रिलीफ रहा मिल है। सकती है, आप आपको ये मैं कहना ध्यान- चाहते हैं? जी हाँ, आपको ध्यान होगा कि ये 3-4 रेपिस्ट थे हैदराबाद में, उनको पुलिस ने मार गिराया था, बहुत स्वागत हुआ था, मैं भी उस कार्रवाई का स्वागत करता था। लेकिन वो कानून इतना भी कमजोर है कि कहीं किसी को कार्रवाई नहीं होती, और कार्रवाई होती भी आज की तारीख में थाने में कहीं कोई प्राइवेट आदमी चला जाए तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी। पेशेवर अपराधी कौन है ये कौन तय करता है? किसको अधिकार दिया है? ये तो कोई अधिकार नहीं। और कोई इस तरह का पेशेवर अपराधी का अगर निर्णय हो जाता कि ये पेशेवर अपराधी, उसकी कहीं कोई अपील नहीं है। ठीक है, ये कह दिया गया कि जनता बहुत वेलकम कर रही है। अरे एक कोई मानक होना चाहिए, किसी कानूनी प्राविधान के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। यथास्थिति कोई नहीं चाहता, हर एक कोई कानून का राज चाहता है। कानून तो बना दीजिए, अगर कानून कमजोर साबित हो रहे हैं, अधिकार है, आप बदल दीजिए उस कानून को। कानून तो विधायिका बनाती है ना, 3/4 उससे जनता ने वोट दिया है, 3/4 सीटें दी हैं। कानून बदल देना चाहिए, कठोर कानून बना देना चाहिए कि जहां पे इस प्रकार का प्राविधान हो। लेकिन जहां पे कानूनी प्राविधान नहीं है तो वो वहां पे कार्रवाई उचित हो सकती है। जो गैर कानूनी भवन बने हैं, जहां पे कब्जे, उनको हटाया जाए, और साथ में भविष्य में ऐसा ना हो, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां पे निजी व्यक्तियों की संपत्ति के साथ ऐसा हो रहा हो कि उनकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया हो, तो उनके लिए भी उतनी ही सरकारी मदद मिलनी चाहिए जितना अभी मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत कहना शुक्रिया। चाहूंगा कि पेशेवर माफिया क्या डेफिनेशन है ये कोई नहीं जानता। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतना आप ही कहना सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं इस बेहद महत्वपूर्ण और इस वक्त ज्वलंत मुद्दे पर अपनी अपनी त्वरित प्रतिक्रिया और राय रखने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम, इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।